नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। ओआरओपी पर पूर्व सैनिक ने गुस्से में दी जान। रक्षा मंत्री ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस की प्रधानमंत्री से अपील, सही तरीके से लागू हो ओआरओपी। पाकिस्तान की हरकतों पर भारत का कड़ा एतराज। पाक उप उच्चायुक्त को तलब कर जताया विरोध। बीएसएफ ने कहा पाकिस्तानी सेना नागरिकों को बना रही है निशाना। पाकिस्तान उच्चायोग के 6 कर्मचारी वापस। इस्लामाबाद से लौटेंगे 2 भारतीय राजनयिक। भारत में जासूसी में शामिल बाकी पाक कर्मचारियों के खिलाफ जांच जारी। कोर्ट की अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, निचली अदालतों को कड़ी कार्रवाई का आदेश। कहा न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक पांड्या को पहली बार मौका। ईशांत शर्मा की वापसी। गौतम गंभीर टीम में बरकरार। और आइए देखते हैं पहली खबर। वन रैंक वन पेंशन सही तरीके से लागू न होने से नाराज पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने खुदकुशी कर ली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अधिकारियों से इसका विस्तृत ब्यौरा मांगा है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई। पिताजी देश के लिए कुर्बान हो गए। देश के लिए कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड कर रहे थे सर। उसमें ये कुर्बानी दे बैठे, जैसे शहीद हो गए जी देश के लिए। वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के बारे में बात करते हुए बेटे का गला भराया तो परिवार गहरे सदमे में है। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हरियाणा के भिवानी जिले के ग्रेवाल ने मंगलवार रात जहर खाकर जान दे दी। ओआरओपी आंदोलन में सक्रिय ग्रेवाल का रक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए लिखा पत्र भी सामने आया है। इसी पत्र में अलग से आत्महत्या करने की बात भी लिखी है। रक्षा मंत्री ने ग्रेवाल के निधन पर दुख जताते हुए इसका विस्तृत ब्यौरा मांगा है। जो 40 साल पुरानी डिमांड थी, इस सरकार ने वो डिमांड पूरी की है। उसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसको रेड्डी कमीशन ठीक कर रहा है। अब आप उसके लिए इंतजार नहीं कर रहे तो ये गलत है। वहीं पीड़ित परिवार से दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मिलने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक के बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। नया हिंदुस्तान बन रहा है भैया, नया हिंदुस्तान बन रहा है। इसको आप पहचानिए। हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है आप उसको पहचानिए। इट्स अ मेंटालिटी, it's a particular type of mentality. It's a non-democratic type of mentality. सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं ये कहते हुए कि ओआरओपी लागू करो। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी देश भर में घूम घूम के झूठ बोल रहे हैं, सबको झूठ बोल रहे हैं कि ओआरओपी लागू कर दिया। अगर लागू हो जाता तो फिर रामकिशन जी को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती। ओआरओपी की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों के लंबे आंदोलन के बाद पिछले साल सितंबर में सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान किया था। हालांकि पूर्व सैनिक स्कीम के कुछ प्रावधानों से खुश नहीं हैं और इसमें बदलाव चाहते हैं। हाल ही में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस योजना को सही तरीके से लागू करने की बात कही थी। तो दीपावली के मौके पर सेना और आईटीबीपी जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसके तहत 5500 करोड़ रुपए की पहली किश्त भेजी जा चुकी है और जल्द ही बाकी की किश्तें भी जारी करने का भरोसा दिलाया था। सोनू कुमार के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और उस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर हिरासत में लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मिलने अस्पताल पहुंची। राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिए जाने की उन्होंने आलोचना भी की। प्रधानमंत्री जी
राहुल गांधी जी को जेल भेज दीजिए, कांग्रेस के सब नेताओं को जेल भेज दीजिए, हमारे साथ दुर्व्यवहार करिए, हमें कोई एतराज नहीं। पर इस देश के लाखों लाखों सैनिक जो आए दिन भारत माता के लिए जान की कुर्बानी देते हैं, जो जान पर खेलते हैं, जो आए दिन धरती माता की माटी लगाकर जाते हैं, उनके साथ तो न्याय करिए। और राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, इस पर और जानकारी के साथ मोहम्मद फातेह टीपू फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। टीपू, क्या खबरें मिल रही हैं, किस तरीके से इस वक्त अपडेट है वहाँ? कविन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बताएं। कविन, इस वक्त नई दिल्ली की तिलक मार्ग थाने पर राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि रामकृष्ण गिरवाल जो कि रेवाड़ी के सूबेदार थे, वहां उन्होंने जो खुदकुशी की, उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए, उनके शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी जब आरएमएल अस्पताल पहुंचे तो उनको वहां पर पुलिस ने नहीं जाने दिया। उनको इनकार किया गया कि हम आपको परिवार से नहीं मिलने देंगे। उसके बाद फिर उनको मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया और उसके बाद में फिर अभी उनको तिलक मार्ग थाने पे कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर वहां पर मौजूद हैं। तो इससे कांग्रेस का कहना यह है कि सरकार में खासकर वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने प्रचार के दौरान रेवाड़ी में ही खुद बताते चले कि जहां पर रामकृष्ण ग्रेवाल जहां के रहने वाले हैं, वहां पर सैनिकों की रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। उसके बावजूद भी वो अपने वादे से कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस बिल्कुल आक्रामक मुद्रा में है इस वक्त। और फिलहाल तिलक मार्ग थाने पे तमाम सीनियर लीडर्स के साथ में कांग्रेस उपाध्यक्ष की हिमायत में वहां पर पार्टी सरगर्म है। शुक्रिया टीपू इस अपडेट के लिए आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं राज कादियान साहब, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हमारे साथ मौजूद हैं राज कादियान साहब, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि जो ओआरपी को लेकर मसला है और जिस तरीके से आत्महत्या हुई है और जो सवाल उस पत्र में खड़े किए गए हैं, असल में क्या उस पर सरकार विचार कर रही है या फिर पहले ये पॉइंट्स वहां पर सामने नहीं आ पाए। कादियान साहब, स्वागत है आपका। मैं जानना ही चाह रहा था कि असल में जिस तरीके से जो रामकृष्ण जी जिन्होंने आत्महत्या की, सुसाइड किया, उन्होंने 2-3 अहम बातें लिखी थी जो सर्विसेज को लेकर उन्होंने कहा, वो उस पॉइंट पर क्या वाकई सरकार के साथ जब वार्ताएं हुई हैं, बातचीत हुई, उसमें रहे हैं, वो पॉइंट क्या वाकई उसमें शामिल नहीं था या फिर उसमें देरी जो हुई उसकी वजह क्या है? ये आज जो हुआ है ये बड़ी दुखद घटना है और परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि कोई एक सैनिक जिसमें इतनी रेजिलियंस होती है वो सिर्फ पैसे के लिए अपनी जान देगा। ये सैनिक इस सिखलाई में शामिल है कि एक सैनिक का जीवन बहुत ही सेक्रेड होता है, बहुत ही पवित्र होता है। उसको सिर्फ देश की सेवा में बैटलफील्ड पर दिया जाता है जी। तो ये तो अभी तहकीकात बताएगी कि वो शायद औरब की वजह से दिया या कोई और उनकी मानसिक समस्या थी, लेकिन दुखद घटना है, एक आदमी की मौत हो जाती है। अभी रही औरब की बात। औरब बहुत पुराना मुद्दा है, 1982 में शुरू हुआ था और 1914 में इसको 17 फरवरी को पार्लियामेंट में माना गया था। उसके बाद तो काउंटडाउन की बात है, सरकार ने इसको लागू करवाया है। इन अरसे में ज़्यादा देर तक तो कांग्रेस की सरकार रही, तकरीबन 23 साल, 6 साल बीजेपी की सरकार रही और बाकी का अरसा जो 2-3 साल और था उसमें कभी वीपी सिंह, गौडा और चंद्रशेखर की सरकार रही, लेकिन किसी सरकार ने इसको नहीं माना था 2014 तक। आज के दिन सरकार ने जो औरब सैंक्शन किया है, हम लोगों की जो परिभाषा जिसको हम मान के चलते हैं वो परिभाषा जो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है। औरब की जो संघर्ष है औरब का, ये बढ़ोतरी का संघर्ष नहीं है, ये महज बराबरी का संघर्ष है। हम चाहते हैं पुराने पेंशनर को नए पेंशनर के बराबर किया जाए अगर दोनों का रैंक एक है और दोनों की टोटल सर्विस एक है जी। कोश्यारी जी की रिपोर्ट में लिखा है कि पहले तो उनको बराबर करो और जैसे ही नई पेंशनें बढ़ती हैं उसको ऑटोमेटिकली पुराने पेंशनर्स को दिया जाए। अब इसमें समस्या है, सरकार ने जो दिया है उन्होंने, मैं कहता हूँ हाथी तो दे दिया लेकिन पूंछ अभी भी अटकी हुई है, उसमें पैसा भी ज़्यादा नहीं है
वो पेंशनें आज के दिन हर साल एक बार बढ़ती हैं, तो पुराने पेंशनर्स की भी पेंशन रिवाइज होनी चाहिए हर साल। सरकार उसको 5 साल में कर रही है, तो बाकी के जो 4 साल बीच के होंगे वो 1 रैंक और मैनी पेंशन होंगे, तो वो परिभाषा के हिसाब से 1 रैंक 1 पेंशन नहीं होगा। दूसरा जो एक दूसरा मुद्दा अटका हुआ है कि 2013 को एक आधार मान के सरकार ने एक बेंचमार्क फिक्स किया है जिसके बराबर पुराने पेंशनर्स को लाया जाएगा। वो बेंचमार्क फिक्स करने का तरीका हम लोग पूरी तरीके से सहमत नहीं हैं। हम चाहते थे जितने भी उस रैंक के पेंशनर 2013 में आए हैं उसी सर्विस वाले, उनमें जो सबसे ज़्यादा पेंशनर जिसको मिलती है पेंशन, उसको आधार मान के बाकियों को बराबर किया जाए। लेकिन सरकार ने वो सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले को लेके उसकी एवरेज निकाली है। उसमें भी वही समस्या है 1 रैंक 1 मैनी पेंशन की, क्योंकि अगर आपके स्प्रेड 1 से 100 तक है तो 1 से 49 वालों को तो आप 50 पर ले आएंगे जो कि आपका एवरेज है, लेकिन 50 से ऊपर वालों का आप नीचे नहीं ला सकते, तो फिर वही 1 रैंक 1 मैनी पेंशन हो जाएंगी। ये 2 मुद्दे अटके हुए हैं, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि फौजियों को खुशी तो है, फौजी ज़्यादातर खुश है, लेकिन वो 100% सेटिस्फेक्शन अभी तक नहीं आई है जब तक ये 2 मुद्दे सरकार जी। सर, आपने जो पहला पॉइंट कहा, मैं से बातचीत कर उस संदर्भ में की जरूरत नहीं है। जो फौजी रामकृष्ण जी का जो पत्र है, मैं उसकी कुछ एक पॉइंट जो है वो मैं चाहूंगा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपसे कि असल में इस पर क्या है। वो लिखते हैं अपने पत्र में कि 105 इन्फेंट्री में उन्होंने 6 साल 11 दिन सर्विस की, इसके बाद डिस्चार्ज लिया और फिर डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स में काम किया। वहां पर कुल मिलाकर दोनों सर्विसेज में 30 साल 9 महीने हुए। लेकिन वो उनकी तरह हजारों सैनिक हैं जो कि दोनों सर्विस में रहते हैं, लेकिन उन्हें 6वां और 7वां जो 1 रैंक पेंशन की बड़ी बढ़ोतरी है वो नहीं मिली है, और ऐसे उनका अंदाजा है करीब 40,000 से ज्यादा सैनिक हैं। ये जो इशू है, क्या ये उसमें फोकस था जब चर्चाएं हुई हैं या उससे बाहर है, और अगर बाहर है तो क्यों? नहीं, मैं नहीं समझता कि पॉलिसी के हिसाब से किसी को बाहर रखा गया है। जिसको लागू था और अब दिया जा रहा है, लेकिन इसमें 3 एजेंसियां लागू होती हैं। पहले कैबिनेट के डिसीजन के बाद सरकार नोटिफिकेशन इशू करती है, उसके बाद उसके आधार पर इलाहाबाद में जो हमारा PCDA है वो एक सर्कुलर इशू करता है जी। फिर वो सर्कुलर बैंक्स में आता है, उनके हेड ऑफिस में आता है, वो फिर ब्रांच ऑफिस जो कि पेंशन देते हैं, तो इसमें समय लगता है और गलतियां होती हैं। कई केसेस इंडिविजुअल केसेस आते हैं, अगर उनका इंडिविजुअल केस है, लेकिन अगर पत्र में वो कहते हैं 40,000 ऐसे सैनिक हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये गलती हुई है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को सही सूचना नहीं दी जाती, इसलिए वो अनाउंस कर देते हैं कि हमने पूरा आरोप दे दिया, लेकिन जो कमियां हैं वो शायद उन तक नहीं पहुंच पाती। उनकी तरफ सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। अगर रामकृष्ण जी ने जो लिखा है उसमें भी सच्चाई है तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, उस गलती को दूर किया जाना चाहिए। और सिर्फ एक आखिरी सवाल, जो टाइम फ्रेम की बात हो रही थी कि इसे लागू करने को लेकर, जो आपने कहा है कि लंबा प्रोसेस है, कि इसकी कोई एक समय सीमा तय की गई है, या फिर उसके बाद अगर कोई शख्स या कोई एक मैं कहूँ यूनिट या फिर जो रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग हैं जो छूट जाते हैं, उनकी शिकायतों के निवारण के लिए रिहर्सल के लिए कोई सिस्टम? नहीं, देखिए, सरकार इस पर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी 24 तारीख को भी एक हफ्ता पहले या 8 दिन पहले रक्षा मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई थी। बहुत सारे लोग उन्होंने बुलाए थे, PCDA के लोग भी थे, MOD के भी थे, सर्विंग लोग भी थे, 2 बड़े बड़े बैंकों के चेयरपर्सन उन्होंने बुला रखे थे, और उन्होंने पूरा जोर लगाया कि जो भी पेंडिंग है पूर्व सैनिकों का काम, चाहे वो पे कमीशन से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो 2006 से पहले वाले 33 साल की जो शर्त थी वो हटा दी गई है कोर्ट ने, उसका उन्होंने पूरा जोर लगाया। वो कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी अगर हम सेना के पूर्व सैनिकों की नफरी देखते हैं, विधवाएं अलग हैं, 25 लाख के करीब तो पूर्व सैनिक ही हैं, और नफरी देखते हैं, अलग अलग रैंक देखते हैं, उसको समझना सिविलियंस के लिए इतना आसान नहीं है। गलतियां होती हैं और उन गलतियों को कोशिश होनी चाहिए सरकार की कि और ज़्यादा तवज्जो दें ताकि ऐसी गलतियां कम से कम हों और जल्दी से जल्दी लोगों को जो ड्यूज़ हैं वो दिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकारण साहब, आपने इस पर तमाम बारीकी के साथ पक्ष रखा, और उम्मीद करते हैं कि अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है जो पूर्व सैनिक हैं उनकी मांगों को लेकर, या फिर सरकार ने जो अनाउंस किया है तो उस पर बातचीत हो। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ आत्महत्या के बेहद
दुखद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, और ये थी हमारी आज की पहली खबर। और फिलहाल खबर आ रही कि राहुल गांधी को जो डिटेन किया गया था, फिलहाल उन्हें रिहा कर दिया गया है। अखिलेश तुम हमारे साथ हैं ताज़ा अपडेट के लिए। अखिलेश, क्या है इस वक्त जानकारी? अखिलेश, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा। हाँ अखिलेश, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए अभी राहुल गांधी को रिलीज किया गया है, वो थाने से बाहर आ गए हैं, सड़क पे हैं और काफी भीड़ है यहाँ। एक तरीके से कहें कि तिलक मार्ग पूरा जाम पड़ा हुआ है एक तरीके से, और यह एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम है जिसके बारे में कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्यों उन्हें एक थाने से दूसरे थाने और दूसरे थाने से तीसरे थाने पे लाया गया। लेकिन एक तरीके से कहें कि ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अजीब तरह की स्थिति है कि क्यों, जबकि ये सामान्य सी बात थी कि राहुल गांधी ने एक पूर्व सैनिक की आत्महत्या का विरोध किया और जब उनसे मिलने गए तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया, और इस मामले में जब वे वहां गए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल तो वहां उनसे as a political leader Rahul Gandhi ji wants to go and meet them. They create such a tamasha today they have created. They have not only done this politically, they have tried to stifle the voice of the people. They have tried to stifle the voice of the Congress party of Rahul Gandhi because he was speaking for this family. That is all, and they have created this whole drama. Wouldn't you want to give a reaction? बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी जी पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं. Actually, BJP is not behaving like a political party. It is a theatre. So there are different actors in that theatre which are playing their role. This time, Rahul Gandhi is supposed to raise the voice of people. He is in the opposition, and the person who has died, you see, why he committed suicide? Because one rank, one pension. UPA government decided for one rank, one pension, which was diluted by NDA. Whereas in election manifesto they promised, they have not fulfilled their promise. Now, without any delay, they should fulfill their promise, and it should not be diluted. और आज पूरा जो घटनाक्रम रहा, राहुल गांधी जी को डिटेन किया गया 2 बार 4 घंटों में, आप लोग डिटेन रहे, उसके बारे? Yes, whole Congress party is committed under the leadership of Rahul Gandhi. If that we can go to jail, we'll fight. We'll not allow this type of things to be run in the country. अखिलेश, राहुल गांधी को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन जो पूर्व सैनिक थे आत्महत्या के जिन्होंने उनके बेटे को भी डिटेन किया था पुलिस ने, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए अभी वो डिटेन ही हैं और अभी उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार को यह समझ में आ रहा है कि अगर उनको अन्य दलों के नेताओं से मिलने दिया जाएगा तो बात और आगे बढ़ेगी और सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा। तो जिस तरीके से बीजेपी ने शुरू में कमिट किया था कि वे वन रैंक वन पेंशन कर देंगे और जो पूरी तरह हो नहीं पाया है, इसके चलते अभी जो आत्महत्या हुई है उसके बाद उनके परिजनों को एक तरीके से कहें कि छुपाकर डिटेन करके ही रखा गया है। पुलिस उनकी पूरी निगरानी कर रही है। शुक्रिया अखिलेश आपका इस अपडेट के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। पाकिस्तान ने आज राजौरी में फिर से गोलीबारी की, बाकी जगहों पर फायरिंग में कमी हुई है। बीएसएफ ने कहा है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल जानबूझकर भारी हथियारों से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी रेंजर्स को वहां की सेना का भी समर्थन मिल रहा है। और उस बीच भारत ने आज पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को बुलाकर संघर्ष विराम उल्लंघन पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। बीएसएफ ने मंगलवार को जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान का वीडियो जारी किया। इसमें एक पाकिस्तानी चौकी तबाह होते हुए दिख रही है। बीएसएफ ने कहा कि उसके जवान फौज के बंकरों को निशाना बनाते हैं,
जबकि पाकिस्तान इसके उलट नागरिक इलाकों पर गोले दागता है। पाकिस्तान ने जो हैवी मोटार शेलिंग किया है, कोऑर्डिनेटेड फायर किया है, वो केवल सिविल एरियाज में किया है, क्योंकि कहीं भी बीओपी के नज़दीक में इनकी जो उनके शेल्स हैं वो लैंड नहीं किए हैं, वो जाकर के सिविल एरियाज में पर्पसली टारगेट करते हुए किए गए हैं। पाकिस्तान ने मंगलवार को भारी फायरिंग की थी। इसमें 2 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 8 लोगों की जान चली गई थी। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तान की 14 चौकियां तबाह कर दी। सैकड़ों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। भीषण गोलीबारी के बाद जम्मू कश्मीर के सीमाई इलाकों के 400 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अभिभावकों को अब बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है। स्कूल भी इनके बंद है, बार बार फायरिंग होती है और स्कूल बंद किए जाते हैं और हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत वेस्ट हो रही है। इसलिए सरकार को हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए कि फायर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਲਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕ किस्म ਦਾ बर्बाद ही। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग मौजूद थे। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनडीटीवी को इंटरव्यू में कहा कि भारत की नीति बदल चुकी है और पाकिस्तान को अपने किए की कीमत चुकानी होगी। I think the times have now changed and the government of India has a more proactive approach. And the more proactive approach is that if you indulge in terrorism in India or if you kill people across the border, then there is a cost involved and you'll have to pay a price for it. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनडीए की विफल विदेश नीति से सीमाई इलाकों के नागरिक परेशान हैं। एनडीए आए तब से भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर में या लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। अब इसके लिए जिम्मेदार तो एनडीए ही है, पाकिस्तान तो जिम्मेदार है, लेकिन उसका मतलब है कि इनकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो असफल हो गई है। वियना कन्वेंशन में भी नागरिक इलाकों को निशाना बनाने पर पाबंदी है। ये संधि 1964 से लागू है और पाकिस्तान ने 1970 में इस पर दस्तखत किए थे। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि सीमाई इलाकों में गोलीबारी पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संज्ञान लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने दिल्ली स्थित उच्चायोग के 6 राजनयिकों को आज वापस बुला लिया। भारत ने पाकिस्तानी कर्मचारी महमूद अख्तर के हवाले से उन सभी के नाम जाहिर किए थे। उन पर भारत के खिलाफ जासूसी करने का शक था। उधर पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद स्थित 2 भारतीय राजनयिकों राजेश अग्निहोत्री और बलवीर सिंह के नाम जासूसी के लिए पाकिस्तान के अखबारों और टेलीविज़न में प्रकाशित करवा दिए। उनकी सुरक्षा को इस बात से खतरा हो सकता है और इससे समझा जा सकता है कि जल्द ही भारत भी अपने इन 2 राजनयिकों को वापस बुला लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना पर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर जानबूझकर अदालतों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो अवमानना के अधिकारों का इस्तेमाल जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 में सबको अभिव्यक्त की आज़ादी है, लेकिन इसमें अदालत की अवमानना न करने की बाध्यता भी शामिल है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए ये बात कही। हाई कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी के लिए सीपीएम के 2 नेताओं को 2 महीने की सजा सुनाई थी। भारत ने स्टैंडर्ड एंड पुअर की ओर से रेटिंग न बढ़ाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि रेटिंग एजेंसी निवेशकों की राय से पूरी तरह कट गई है। उनके मुताबिक भारत ने कई तरह के आर्थिक सुधार किए और रेटिंग एजेंसियों को इस पर सोचना चाहिए। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने निवेश के मामले में भारत को सबसे निचली ग्रेड में रखा है। कंपनी का मानना है कि सरकार को कर्ज कम करने के लिए और कदम उठाने चाहिए, लेकिन राजस्व न बढ़ने से ये फिलहाल मुमकिन नहीं होगा। सितंबर में मूडीज ने भी भारत में सुधारों को धीमा बताया था और कहा था कि निजी निवेश में बढ़ोतरी नहीं हुई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज 3 दिन के नेपाल दौरे पर काठमांडू पहुंचे। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति भवन में बैठक हुई, जिसमें रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रणब मुखर्जी ने विद्यादेवी भंडारी और नेपाल के नागरिकों को संविधान लागू करने पर बधाई दी। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री प्रकाश चरण महात ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन
जाते जाते आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एकमात्र नए चेहरे हैं। आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पहली बार टेस्ट टीम में मौका दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में वापसी करने वाले गौतम गंभीर को टीम में बरकरार रखा गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में स्टैंड बाय के रूप में शामिल किए गए ऑफ स्पिनर जयंत यादव को भी टीम में रखा गया है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है। Able to move the ball much better. His batsmanship has increased, and his overall personality, is just mellowed down a bit, and he's really doing well. If you really see both A series and also this one-day series, did extremely well, and he's one all-rounder whom we think that he's equally a competent bowler and a batsman, along with a good fielder too. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल, शिखर धवन और रोहित शर्मा को चोट की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया। वहीं तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी फिटनेस की वजह से शामिल नहीं किए गए। Dhawan has just started his rehab in NCA, and KL Rahul for the first couple of tests he is not available as per our physio report. भारत और इंग्लैंड 9 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 टेस्ट मैच खेलेंगे। पहला मैच राजकोट में खेला जाएगा। भारत करीब 30 साल बाद घर में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जा रहा है। इससे पहले 1987 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेले थे। टीम में शामिल खिलाड़ियों पर नजर डालें तो कप्तान विराट कोहली के अलावा मुरली विजय, गौतम गंभीर, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और करुण नायर बल्लेबाज की भूमिका में होंगे, जबकि हार्दिक पांड्या नया चेहरा होंगे। वहीं रिद्धिमान साहा विकेटकीपर की भूमिका में होंगे। आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अमित मिश्रा और जयंत यादव स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज के तौर पर उमेश यादव, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी को जगह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।